हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर मैं आपके सामने मास्टर वीडियो पार्ट 2 लेके आई हूँ। पहले वीडियो की सफलता के बाद आप सब लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि मैम आप सेकंड पार्ट 2 बनाइए। इसमें मैंने आपको फिर से क्लास 6 की 3 बुक्स हनी शक्ल, सप्लीमेंट्री और ग्रामर सभी के चैप्टर्स को लिया है, चैप्टर 2 को। तो चलिए, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वीडियो को भी पूरी देखेंगे और अपने लॉकडाउन में वेस्ट हुई स्टडी को दोबारा पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आपके काम की नहीं है, आपके PA1 और PA2 में ये दोनों वीडियो बहुत काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टूडेंट। टुडे वी आर गेटिंग बैक ऑन माय चैनल पैशनेटर्स। टुडे I will give you a new and very important topic, that is noun. I request you that you all watch this video carefully and understand the topic well. Let's start our topic. In this video, we understand its definitions, its types and its example. First question is that what is noun? Noun क्या है? Noun क्या है? Nouns are name. बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन नेम है, यानी संज्ञा किसी का भी नाउन है। यहाँ हम एक लड़के की पिक्चर देख रहे हैं। इस बच्चे को हम बॉय, चाइल्ड, जॉन, स्टूडेंट, सन कुछ भी कह सकते हैं और ये सारे वर्ड्स नाउन ही कहलाते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। हम लोग बचपन से ही नाउन की ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन एक व्यक्ति, एक स्थान और एक वस्तु के नाम को कहते हैं। नाउन को संज्ञा कहा जाता है और आज हम इसी के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. It may also name a feeling or idea. The words boy, girl, Delhi, Agra, table, army, anger, beauty, all are nouns. यानी कि संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी जानवर का नाम हो सकता है, किसी भी स्थान और किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। यह हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं और हमारे विचारों का भी नाम हो सकता है। कुछ शब्द जैसे लड़का, लड़की, दिल्ली, आगरा, मेज, आर्मी, गुस्सा, सुंदरता, ये सभी, इन सभी के नाम किस में आते हैं? नाउन में आते हैं। वी कैन डिस्कस काइंड्स ऑफ नाउन. Noun can be classified into 5 types. First, proper nouns. Second, common nouns. Third, collective nouns. Fourth, material nouns. And 5, abstract noun. Let us discuss about types of noun. Now, let us learn what each type of noun means. First is proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. A proper noun always begins with a capital letter. एक प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का, किसी भी वस्तु का अपना पर्सनल नाम होता है। वो नाम उसका अपना होता है, उसके सिवा किसी और का नहीं। एग्जाम्पल फॉर न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. इट्स मीन्स न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक बहुत थे, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? न्यूटन की। इसीलिए न्यूटन यहाँ हमारा प्रॉपर नाउन है। माई ब्रदर लिव्स इन देहरादून. मेरा भाई देहरादून में रहता है, तो यहाँ देहरादून क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। देहरादून की जगह हम किसी भी सिटी का नाम ले सकते थे। आगरा, दिल्ली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर. देन दैट इज प्रॉपर नाउन. नाउन इज कॉल्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी इस नाउन में किसी भी पर्टिकुलर इंसान को, किसी भी पर्टिकुलर
चीज को, किसी भी पर्टिकुलर स्थान को व्यक्त किया जाता है, इसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन पीपल्स नेम्स, कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स, इवेंट्स, टाइटल्स, स्पेशल प्लेसेस। एग्जाम्पल हैरी पॉटर, ऑस्ट्रेलिया, क्रिसमस। इट मीन्स स्पेसिफिक नेम। ओके, अब मुझे लगता है कि आप प्रॉपर नाउन बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम कॉमन नाउन, अ नाउन which does not point out any particular person, place or thing, but it is common to all persons or things of the same class or kind is called a common noun. कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संख्या वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों को समान रूप से दिया जाए। एग्जाम्पल, अ गर्ल इज डांसिंग, हिज फादर लिव इन अ ब्लेज। यहाँ पर गर्ल और ब्लेज का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया गया है क्योंकि इन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान के विषय में सूचना नहीं मिलती। In the above sentence, the colored word are the names given to one member of that particular group. It means यहाँ पर जो गर्ल और ब्लेज हैं, इनसे किसी भी व्यक्ति के अपने स्पेसिफिक नाम की जानकारी नहीं मिलती। नाउ हाउस, कार, डॉग, डोर, बोट, डैश, मदर, love, it's all common nouns. Now there is a picture differences between proper noun and common noun. Proper noun, I am a special name, and common noun, I am a common name for a person, place or things. Okay, I think you are noun. A collective noun is the name of a collection of persons or things taken together and spoken of as a whole. It means collective noun यानी कि समूहवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, जहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और उनको हम एक साथ बोलते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, Bunch stand for a collection of keys. Class stands for a group of students. It means जब हमारे पास बहुत सारी कीज एक जगह होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, बंच। और जब सारे स्टूडेंट्स एक ग्रुप बनाकर एक क्लास, एक कमरे में होंगे, उसे हम बोलेंगे क्लास। इट्स मीन्स कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। इट्स सम मोर एग्जाम्पल आर हियर, a density of kings, a tribe of natives, a draft of lecturers, a pack of thieves, a flock of tourists, a team of workers. It's all collective noun. So you can see is material noun. A noun which stands for the matter or substance of which things are made of is called a material noun. Material noun, it means पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी पदार्थ का, किसी मटेरियल का बोध होता है, जिससे हम किसी और दूसरी वस्तु को बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। इट मीन्स बुक आर मेड ऑफ पेपर, यानी कि जो बुक्स थी वो हमारी पेपर से बनाई गई, और पेपर हमारा यहाँ क्या है, मटेरियल नाउन। आयरन एंड गोल्ड बोथ आर यूज फॉर मेकिंग jewelry and other items. So here material noun is iron and gold. You can see other example of material noun, wood, cardboard, bricks and cement, paper, leather, plastic. Okay, now I hope you can understand abstract noun. An abstract noun is the name of some state, quality, feeling or an idea that we can only think of or feel but cannot touch or see. It means abstract noun means भाववाचक संज्ञा वह नाउन है जिससे किसी स्टेट यानी दशा, क्वालिटी यानी गुण, फीलिंग यानी भावना और एक विचार का पता चलता है, जिसे हम केवल
थिंक कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट इसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। एग्जाम्पल फॉर वर्ड्स लाइक हीट, ब्यूटी, विजडम, ट्रूथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Honesty is the best policy. Wisdom is better than strength. Without help, there is no happiness. Some example of an abstract noun is there. An abstract noun is a noun that is not physical. यानी कि abstract noun एक ऐसी noun है जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसकी कोई फिजिकलनेस नहीं होती। It describes something that might or might not be real. यह सच नहीं होता, बट आइदर वे कैन नॉट बी टच और सीन, इसे हम छू नहीं सकते। थिंग्स दैट कम आउट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन मे बी टच एंड सीन, बट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इटसेल्फ कैन नॉट। जो वस्तुएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं उनको हम टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन खुद टचेबल नहीं होता। सम एग्जाम्पल्स: लव, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, health, wealth, anger, excitement, talent, childhood, knowledge are some example of abstract noun. One more thing for abstract noun. An abstract noun is something you cannot touch, see, taste, smell, hear. It means जो हमारे 5 sense organs हैं वो ये काम नहीं कर सकते, वो उसको नहीं देख सकते, ना ही सुन सकते, ना सूंघ सकते, ना ही उसका स्वाद ले सकते। और उसके एग्जाम्पल ब्रेवरी, हेल्थ, फ्रीडम। लास्ट में मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी जिससे आप नाउन को कभी भी नहीं भूल सकते। नाउन हमारे हाथ की 5 फिंगर्स को डिनोट करता है। हैंड में भी 5 फिंगर्स होती हैं और नाउन के भी 5 टाइप्स होते हैं। मैंने यहाँ अपने हैंड को नाउन को डिनोट किया है और थंब को प्रॉपर नाउन, इंडेक्स फिंगर को कॉमन नाउन, मिडिल फिंगर को कलेक्टिव नाउन, रिंग फिंगर को मटेरियल नाउन और लिटिल फिंगर को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो कैसे? अब हम इसे याद कैसे रख सकते हैं? नाउन हैंड हमारा पूरा नाउन हो गया, और थंब यानी हमारे हाथ में केवल एक थंब है, अकेला है, तो हम इसे प्रॉपर नाउन से डिनोट कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर से फिंगर की स्टार्टिंग होती है और सारी फिंगर्स एक तरह की होती हैं, कॉमन, इसीलिए हम इंडेक्स फिंगर को कॉमन नाउन बता सकते हैं। मिडल फिंगर्स इधर वाली दोनों फिंगर्स को और इधर वाली दोनों फिंगर्स को कलेक्ट करती है, इसीलिए मैंने मिडल फिंगर को कलेक्टिव नाउन से डिनोट किया है। नेक्स्ट है हमारी रिंग फिंगर यानी इस फिंगर में हम रिंग पहनते हैं और रिंग हमारी किससे बनी होती है? गोल्ड से, इसीलिए मैंने इस फिंगर को मटेरियल नाउन से डिनोट किया है। और लास्ट हमारी लिटिल यानी छोटे बच्चे मासूम होते हैं और वह अपनी भावनाओं को जब छोटे होते हैं तो अपने एक्सप्रेशन से बताते हैं, इसीलिए मैंने लिटिल फिंगर को एब्स्ट्रैक्ट नाउन से डिनोट किया है। आई होप आपको मेरा ये तरीका खुद बनाया हुआ बहुत पसंद आया होगा और आप अपनी लाइफ में नाउन को कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे लिखें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आई एम पूजा पाराशर, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। Good morning, students. Today I am going to teach you noun numbers. In the last video, Pooja ma'am taught you noun and its kinds, and today I am going to teach you noun numbers, its rules and examples. In grammar, the number refers to count. Count means counting 1, 2, 3, 4 of noun or pronoun. For example, boy, boys, wife, wives, ox, oxen, etc. On the basis of number, there are 2 types of noun, singular and plural. एक वचन और बहुवचन।
Singular number, as its name denotes, single, that means one, एक. जो चीज़ एक होती है उसको हम सिंगुलर बोलते हैं और हिंदी में इसको हम एक वचन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेन, टेबल, अ पेन, अ टेबल, एन एंट. ए और एन आपको पता है हम किसके आगे लगाते हैं? वर्ड्स विद विच स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट वी यूज़ ए, एंड वर्ड्स विच स्टार्ट विद वॉवेल वी यूज़ एन. Plural number. Plural means more than one. It refers to the count of more than one of a noun or pronoun. एक से ज़्यादा जहाँ पर नंबर हो जाता है उसको हम प्लूरल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेन्स, टेबल्स, ants, fathers, geese, etc. Now there are numerous rules to change say noun from singular to plural. यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं जिसके थ्रू हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं. रूल नंबर 1. जनरली वी यूज़ एस टू change singular into plural. There are many words in which we use s to make them plural. For example, pencil, pencils, cow, cows, hut, huts, etc. Rule number 2. Sound s, sh, ch, x means sa, sha, cha, xa and z. In these, the words which ends with these sounds, we use es to change them into plural. For example, bus, buses, fox, foxes, cha sound, church, churches, sha sound, bush, bushes, etc. Number 3. When there is a y in the end of any noun and a consonant before that y, I substitutes it and es thereafter. For example, hobby, hobbies. In this word, b means consonant before y, so we use ies. We remove y and put I and add es after that. Fly, flies, etc. Rule number 4. If there is a vowel ahead of that y, no need to change it, only s to add. That means अगर y से पहले कोई वॉवल आता है तो हम उस वर्ड को चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ हम उसके आगे s लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डोंकी, डोंकीज, टॉय, टॉयज. इन दीज वर्ड्स यू कैन सी वॉवल बिफोर y. y से पहले वॉवल है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ओनली एड s. रूल नंबर 5. V replaces f or fe and then add es to finish. In many words where f or which ends with f or fe, we remove f and fe and add v and es in the last. For example, thief. We remove f from thief and write ves. We change it and thief becomes thieves. Leaf, leaves. Es to be added to the noun is finished by o and a consonant places ahead. The words which end with o, we add es to make them plural. For example, hero, heroes, potato, potatoes. But there are some exceptions also. For example, photo, we only add s after it. मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे पोटैटो में अगर हम es लगाते हैं लेकिन फोटो में हम ओनली s लगाते हैं. There are some exceptions. Rule number 7. Some require changing the middle vowel
of the word to make it plural. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके हम मिड में, बीच वाले वर्ड को, बीच में जो वॉवल हैं उनको चेंज कर देते हैं to make them plural. For example, man, men, food, feed, mouse, mice, woman, women. Rule number 8. Some require en, ren and ne to add at last. For example, ox, oxen, child, children. We call them irregular nouns. जो irregular nouns. If compound noun contains several words, s comes to join with the main part of that noun. कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनको हम 2 और 3 वर्ड मिला के बनाते हैं, उसमें जो प्रिंसिपल वर्ड होता है उसमें हम एस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्रदर इन लॉ, इट बिकम ब्रदर्स इन लॉ. बाई चेंजिंग ब्रदर इंटू ब्रदर्स, प्रिंसिपल वर्ड इज ब्रदर, तो हम उसको चेंज करके एस लगा देंगे और ब्रदर्स इन लॉ. स्टेप ब्रदर्स, स्टेप ब्रदर बिकम स्टेप ब्रदर्स. कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ. तो इसमें जो प्रिंसिपल वर्ड होता है उसमें एस लग जाता है और वर्ड चेंज होके प्लूरल बन जाता है. Some singular nouns have no plural form, only used in singular. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम उनको सिर्फ सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं, प्लूरल उनका फॉर्म नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर, सीन, ब्रेड, एक्सपेंडिचर, एट्सेट्रा. रूल नंबर 11. Adversely, some are always used as a plural. कुछ वर्ड्स हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मम्स, सीजर्स, ट्राउज़र्स, स्पेक्टेकल्स. क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमेशा पेयर में होती हैं. सीजर्स में 2 कांटे होते हैं, ट्राउज़र्स में 2 पैर होते हैं. जिन चीज़ों में हम 2 पैर होते हैं उनको हम, लेकिन वो होती एक ही चीज़ है, उसको हम ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं. रूल नंबर 12. सम हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों में एक जैसे रहते हैं, जैसे डियर, शीप, स्पीशीज़, कॉर्प्स, एट्सेट्रा. डियर का हमेशा डियर ही रहेगा, आइदर प्लूरल और सिंगुलर. शीप का शीप ही रहेगा. फिश का भी फिश ही रहता है. अगर हम उसकी काइंड्स बताएंगे तो वो अलग अलग हो जाएंगी, तब हम उसमें फिशेज़ लगा देते हैं. लेकिन वो जब हम एक जनरल बात करेंगे तो फिश ही रहता है. तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट नाउन नंबर्स. अगर इन रूल्स को और अदर रूल्स को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you. My dear student, today I have brought a new video for you. Once again, you are welcome to my channel. I will tell you about the noun gender. In this video, you will get the complete information about the gender and its types and some important rules that how to change masculine to feminine. I had told you noun, its kind and detailed explanation in my last video, and Joya ma'am had understood about the number name in the second video. If you want to understand noun well, you can also see both the videos. The link of that videos is given in the description box below this. So let's start our video now. This video is very important for class 1st to class 10th and all other examinations. The objectives and purpose of this video: recognize the gender of nouns well, identify which is the masculine, feminine, common and neuter gender. I have a request to please watch this video complete, because in the last I give an exercise to solve the gender and understand it well. First question is that what is gender? Gender क्या है?
जेंडर इज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। जेंडर संज्ञा और सर्वनाम की एक विशेषता है। इन इंग्लिश, द फीचर ऑफ जेंडर इन नाउन्स टेल्स अस वेदर द पर्सन और थिंग नेम्ड बाय द नाउन इज मेल, फीमेल और अ नॉन लिविंग एंटिटी। अंग्रेजी में जेंडर यानी नाउन्स यह बताता है कि वह जिस व्यक्ति या वस्तु को डिनोट कर रहा है वो मेल है, फीमेल है या फिर निर्जीव वस्तु है। इन ग्रामर नाउन्स देयर आर 4 genders। ग्रामर में, व्याकरण में 4 प्रकार के जेंडर्स यानी लिंग होते हैं। नाउन जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। First is masculine gender. A noun that denotes a male sex is said to be of masculine gender. एक संज्ञा जो पुरुष जाति को इंगित करती है या बताती है तो वो पुल्लिंग कहलाती है। Example: Your father is a good man. The cock crows in the morning. In this sentence, father, man and cock denoted masculine gender. Fisherman, doctor, monkey, boy, ox, sir and hero are some nouns of masculine gender. Here are some pictures of the masculine gender. I hope you can like it and enjoy the video full. A very important note about masculine gender is here. Objects noted for their power, strength and violence are used as masculine gender noun. The sun, summer, time, dad, etc. are masculine gender nouns. ऐसी वस्तु या व्यक्ति जिनसे हमें शक्ति, ताकत या वायलेंस का आभास होता है उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। सन को, समर को, टाइम को यानी समय को और मृत्यु को मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है। एग्जाम्पल: टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। इन दिस सेंटेंसेस the words time and sun have been used as masculine gender noun. Next is feminine gender. A noun that denotes a female sex is said to be of feminine gender. एक संज्ञा जो स्त्री जाति को इंगित करती है वह स्त्रीलिंग कहलाती है। Example: Your mother is a gentle lady. This hen lays an egg every day. Here in this sentence, mother and hen denoted feminine gender. Some more example: lioness, heroine, girl, cat, empress, cow and daughter are few of the feminine gender nouns that we use. Some more pictures are also here feminine gender. A very important note about feminine gender is here. Objects noted for their beauty, gentleness and grace are used as feminine gender nouns. Object या व्यक्ति या वस्तु जो सुंदरता, दयालुता और ग्रेस की तरफ इंगित करते हैं वह फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, चैरिटी एक्स्ट्रा आर फेमिनिन जेंडर नाउन। Some more example: In a few days the beauty spring will be here. The earth is patient, her beauty is spoiled day by day. Here spring and earth is denoted to feminine gender. Third one is common gender. Common means सामान्य लिंग. A noun that is used both for males and females is said to be of the common gender. एक noun जो मेल यानी पुरुष और फीमेल यानी स्त्री जाति दोनों के लिए प्रयोग की जाती है वह कॉमन जेंडर कहलाती है। एग्जाम्पल: Your friend is very cooperative. Some students are attentive in class. Here friend and students are always also used to male or female. Example: child, doctor, friend, parents, dancer, teacher, guest, etc. are some more example of common gender. Here are some pictures of common gender. Last but not least, neuter gender. A noun that is used for an object or thing without life is said to be of the neuter gender. एक संज्ञा जो कि ऐसी वस्तु की तरफ इंगित करती है जिसमें लाइफ ना हो, जिसमें जीवन ना हो, जो मूव ना करता हो, उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल: दिस बॉक्स इज मेड ऑफ टिन,
Where are your books? Here in this sentences, box and books are neuter gender. Chair, table, tree, pen, watch, book, car, school, paper, pencil and computer are few of the neuter nouns which we use regularly. Some more example in these pictures. You can enjoy it well and I hope you can understand the video well. Here formation of feminine gender. It means हम masculine से feminine gender किस तरह से बनाएंगे या change करेंगे. Most of nouns have different words for the masculine and feminine gender. बहुत सारी संज्ञाओं में बहुत अलग अलग शब्द होते हैं जो कि masculine से feminine gender बनते हैं. There are 3 ways in which a feminine noun can be formed from a masculine gender. यहाँ पर 3 तरीके हैं जिससे हम masculine से feminine gender बना सकते हैं. First is by adding ESS to the masculine. Masculine, loin, feminine, loiness. Author, authoress, poet, poetess, heir, heiress, priest, priestess, host, hostess. But sometimes the spelling of the words may have to be altered slightly before adding ESS. कभी कभी ESS लगाने से feminine बनाने पर उसकी spellings में बदलाव हो जाते हैं. Example: master, mistress, god, goddess, actor, actress, tiger, tigress, etc. Second rule, by changing gender part of a compound noun. सेकेंड रूल जिसमें हम कंपाउंड नाउन के जेंडर को बदलकर मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज कर सकते हैं. एग्जाम्पल: ग्रैंडफादर चेंज इन फेमिनिन ग्रैंडमदर, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, पीकॉक पीहन, ही गॉट शी गॉट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, थर्ड रूल इज बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड. मैस्कुलिन से फेमिनिन बनने पर बिल्कुल डिफरेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें देख सकते हैं. Here I give a exercise to you. You can push the video here and solve this exercise self. If you have any problems, then you can match your answer of these portions of this video. So thanks for watching this video. आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मेरे इस चैनल को, मेरी वीडियो को पसंद किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. सब्सक्राइब करने का एक बेनिफिट होता है कि आपको आने वाले भविष्य की सारी वीडियो के बारे में पता चल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में सेंड करें. थैंक यू वंस अगेन. बाय बाय. हेलो स्टूडेंट, मैं पूजा पारेशर एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो कि क्लास 6 इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन के लेसन 2 की स्टोरी है, द फ्रेंडली मोंगोज. इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. द फ्रेंडली मोंगोज टेकन बाय A story from the पंचतंत्र, चैप्टर 2, क्लास 6. आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को पैशनेटर एड टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. इस वीडियो में आप सबको पूरा कंप्लीट चैप्टर मिलेगा जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन along with the meaning of difficult words and also question and answer. So आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपना चैप्टर कंप्लीट करें. इसके बाद आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चंस में, इस वीडियो में डिफ़िकल्ट वर्ड और क्वेश्चंस भी शामिल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डिफ़िकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट इज़ फ्रेंडली, इट्स मीन अफेक्शनरी. मित्रवत, बिलीव, ट्रस्ट यानी विश्वास. कंपेनियन, पार्टनर यानी साथी. ग्रोन, डेवलप मीन्स विकसित होना. शाइनिंग, ब्राइट यानी चमकदार या चमकीला. क्रेडल, वैसिनेट
इट्स मीन्स पालना या झूला जिसमें छोटे बच्चे झूलते हैं। अल्टरनेटली, रेगुलरली यानी लगातार। फ्रैंकली, डायरेक्टली यानी स्पष्ट रूप से। ग्रॉसरी, इडिबल्स यानी खाने का सामान। कस्टमरी, यूजुअल यानी लगातार। स्क्रीम्ड, क्राई आउट चिल्लाया। स्ट्रीम, मैसी यानी लिपटा हुआ। रैगी, रैग एंगर गुस्से में। रियलाइज्ड, एक्चुअलाइज स्पष्ट रूप से। सोविंग, बीपिंग यानी रोना। अनअवेयर, इग्नोरेंट यानी नादान। हेस्टली यानी फास्ट, बहुत तेजी से। स्टार्ट्स आवर वीडियो of the explanation and reading fully in this video. This is the story of friendly mongoose यानी कि एक मित्र नेवला। Introduction of the friendly mongoose. This story talks about the human tendency to jump to conclusions hurriedly and how this tendency disrupts and causes disturbance in this system. This moral is repeated through our farmer wife. Friendly mongoose, यह स्टोरी हमें मनुष्य की टेंडेंसी यानी उसकी प्रतिक्रिया के बारे में बताती है कि वो किस तरह से बहुत तेज़ी से अपने निर्णय ले लेता है और यही उसके निर्णय लेने की शक्ति, बिना सोचे समझे लेने की शक्ति उसकी लाइफ को, उसके जीवन को डिस्टर्ब करती है। और यहाँ इस स्टोरी में यह मोरल एक किसान की वाइफ के रूप में दिया गया है। मोरल इन दिस स्टोरी, गिव इन दिस पिक्चर क्लियरली, थिंक हार्ड एंड डू नॉट डू एनीथिंग इन हेस्ट। इट्स मीन्स आप सोचें परंतु और कोई भी कार्य जल्दीबाजी में ना कहें, यानी कि सारा काम सोच विचार के करना चाहिए। पंचतंत्र, द ब्राह्मणी एंड द mongoose. Now we will start our video from the chapter's line, and I want to say something that आपको बुक में जो भी रीडिंग है वो आपको ब्लैक एंड वाइट मिलती है, परंतु मैंने उसकी रीडिंग को लाइन वाइज लाइन कलरफुल और बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में प्रेजेंटेड किया है, जिससे आपको उस चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी इसमें मिलेंगे। Once a farmer and his wife lived in a place with their small son. एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ और अपने छोटे बच्चे के साथ रहता था। They loved him very much. वे उसे बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक साथी की आवश्यकता होगी। This pet will be our son's companion. यह हमारे बेटे का साथी बनेगा। His wife liked the idea. उसकी पत्नी को यह विचार बहुत पसंद आया। This is a picture of farmer and his wife. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. एक दिन शाम को किसान अपने साथ एक छोटा सा नेवला लेके आया। उसे देखकर उसकी पत्नी ने कहा, यह तो एक बहुत बच्चा सा नेवला है, परंतु ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और हमारे बेटे का फ्रेंड बनेगा, हमारे बेटे का मित्र बनेगा। फार्मर विद अ टिनी mongoose. बोथ द बेबी एंड द mongoose grew. बच्चा और नेवला दोनों बड़े होने लगे। इन 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. 5 और 6 महीने के भीतर ही जो नेवला था उसने अपना पूरा साइज ले लिया, वो बड़ा हो गया, जो कि एक प्यारा सा एनिमल जिसकी 2 काली आंखें और एक रोएदार पूंछ थी। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राई अल्टरनेटली. लेकिन जो
फार्मर का बेटा था वो अभी भी एक बच्चा था और पालने में पड़ा कभी सोता और कभी रोता रहता था। दिस इज अ पिक्चर ऑफ mongoose, farmer, his wife and his sons in the cradle. One day the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन किसान की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी। She fed up the baby and rocked him to sleep in his little cradle. उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया और उसे उसके छोटे पालने में लिटा दिया। Picking up the baskets, she said to her husband. अपनी बास्केट उसने उठाई और अपने पति से कहा, आई एम ऑफ द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, और उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, स्पष्ट रूप से मैं तुमसे कहती हूँ कि मुझे नहीं पसंद कि मेरा बच्चा मंगूस के साथ अकेला रहे। देखिए इन दिस पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है फार्मर की पत्नी बाजार जा रही है, बच्चा उसका लेटा हुआ है और मंगूस गेट पर है। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। यू नॉट टू बी वेरी अफ्रेड सेड द फार्मर, किसान ने कहा तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है वो एक मित्रवत एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और यह इतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा, और वे दोनों बहुत अच्छे मित्र भी हैं और तुम इस बात को जानती हो। दिस इज द पिक्चर ऑफ mongoose, so sweet, black shining eyes and a bushy tail. The farmer's wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. किसान की पत्नी चली गई और किसान के पास घर में करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने निश्चय किया कि वो अपने पास में जो खेत थे वहाँ जाकर उनको एक बार देखे आए। He ran into some friends on the way back and did not return for quite some time. लौटते समय उसे उसके कुछ फ्रेंड मिल गए, मित्र मिल गए, और वो टाइम से घर पर वापस नहीं आ पाया। ये देखिए इन दिस पिक्चर बेबी इज स्लीपिंग इन cradle, mongoose is here, I am here, and the farmer is gone to his field. The farmer wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. किसान की पत्नी अपनी खरीदारी खत्म कर कर अपने साथ हाथ में ग्रॉसरी यानी इडिबल्स लेके आई। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसने देखा कि घर के बाहर बैठा हुआ mongoose उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। On seeing her, he ran to welcome her as was customary. और उसे देखकर नेवला उसका स्वागत करने के लिए उसके पास आया जैसे वो हमेशा करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम ब्लड, किसान की पत्नी ने एक बार उस mongoose को देखा और चिल्लाई खून। द फेस एंड पॉ ऑफ द mongoose वर स्ट्रीम्ड विद ब्लड, mongoose का फेस और उसके पंजे खून में लिपटे हुए थे, सने हुए थे। उसे इतना गुस्सा आया, उसने देखा ब्लड, ये mongoose के पैर पे इतना सारा खून, ये क्या है। वो एकदम बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई। ये देखिए, You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. गंदे पशु, तुमने मेरे बेबी को मार डाला, उसने बहुत कठोर रूप से कहा। She was blind with rag and with all her strength brought down the heavy basket full of grocery on the blood screamed mongoose and ran inside to the child's cradle. उससे वो अंधी हो गई थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और उसने अपनी पूरी ताकत से जो उसके पास इडिबल्स की यानी खाने के सामान की जो बास्केट थी उस खून से सने हुए mongoose के ऊपर दे मारी और अपने बच्चे के पालने की तरफ भागी। देखिए पिक्चर में किस तरह से किसान की पत्नी ने mongoose को मारा। The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake torn and bleeding. बेबी जो बच्चा था वो गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन फ्लोर यानी उसके पास पालने के पास एक काला रंग का सांप खून से लथपथ और फटा हुआ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन, तभी उसने सोचा कि वास्तव में क्या हुआ होगा। शी रेन आउट लुकिंग फॉर द mongoose,
वो मंगोज को देखने के लिए वापस भाग। Look this picture, how a mongoose and a snake were fighting. Oh, you saved my child. Oh, तुमने मेरे बच्चे को बचाया. You killed the snake. तुमने सांप को मार डाला. What have I done? मैंने क्या किया? She cried, touching the mongoose who lay dead and still unaware of her sobbing. वह नेवले को टच कर रही थी और रो रही थी, परंतु मंगोज बिल्कुल शांत था और उसके रोने से बिल्कुल भी अनजान था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हिस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगोज। परंतु किसान की पत्नी, जिसने यह बिना सोचे समझे जल्दबाजी में यह निर्णय लिया, और वो अभी भी मंगोज के पास बैठी हुई रो रही थी। देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग। तभी उसने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। उसके रोने की आवाज़ सुनकर, अपने आंसू पहुँचकर वह उसको दूध पिलाने के लिए चल दी। ये देखिए, मंगोज एंड स्नेक। नाउ इन दिस वीडियो I give question and answer also, because you have so much problems to take on out questions answer and search more and more. So in this video you have to write question answer in your fair notebook. First question is, why did the farmer bring a baby mongoose into the house? किसान अपने घर में छोटे मंगोज को क्यों लेकर आया? The farmer brought a baby mongoose into the house to give a companion to his baby. फार्मर जो अपने बच्चे को एक साथी, एक मित्र देने के लिए छोटे मंगोज को अपने साथ लेके आया। क्वेश्चन नंबर 2, why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? किसान की पत्नी क्यों नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा मंगोज के साथ अकेला रहे? She did not want to leave the baby alone with the mongoose because after all it was an animal. किसान की पत्नी नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा मंगोज के साथ, नेवले के साथ अकेला रहे, क्योंकि वो एक जानवर था। What was the farmer's comment on his wife's fears? फार्मर ने अपनी पत्नी के डर पर क्या कमेंट किया? आंसर, his comment was that the mongoose was a lovely animal. It was as sweet as their own baby. उसने कहा कि यह एक बहुत अच्छा जानवर है और यह इतना ही प्यारा है जैसे कि उनका खुद का एक बच्चा। Fourth question is, why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? किसान की पत्नी ने मंगोज को अपनी बास्केट से क्यों मार दिया? The farmer's wife struck the mongoose with her baskets because she thought that he had killed her baby. फार्मर की पत्नी ने किसान नेवले को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने सोचा था कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। क्वेश्चन नंबर 5, डिड शी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन? हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस? क्या किसान की पत्नी को अपने इस जल्दबाजी के निर्णय पर अफसोस हुआ और उसने अपने इस अफसोस को किस तरह से प्रदर्शित किया? आंसर, यस, शी रिपेंटेड। जी, उसे अफसोस हुआ। शी शोड हर रिपेंटेंस बाय क्राइंग एंड शेइंग व्हाट शी हैड डन एंड स्टेयरिंग कंटिन्यूअसली एट द डेड एनिमल। और उसने अपना ये अफसोस रोते हुए, चिल्लाते हुए और कहते हुए कि मैंने ये ऐसा क्यों कर दिया, और उस मरे हुए पशु को पुचकारते हुए दिखाया। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस इंडिपेंडेंस डे पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वंस अगेन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। आई एम गेटिंग बैक in our channel Passionators. Today I will take a new chapter, English Reader Class 6 Honeysuckle book, Chapter 2, How the Dog Found Himself a New Master. So let us start our chapter. First is introductions. The dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉग और भेड़िया आपस में रिश्तेदार थे, और आप इस स्टोरी में जानेंगे कि कैसे
बहुत समय पहले मनुष्य ने जंगली जानवरों को अपना पालतू जानवर बनाया। यहाँ पे जो स्टोरी है वो बताती है कि कैसे एक कुत्ता पालतू जानवर बना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. कुत्ते बहुत पहले भेड़िए की तरह अपने खुद के ही मालिक थे और वह उन्हीं की तरह जीवन व्यतीत करते थे और स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। लेकिन एक कुत्ता जब पैदा हुआ तो उसे अपने इस तरह के जीवन से प्रसन्नता नहीं थी। वह एक बार बहुत बीमार हो गया और थक गया। अपना खाना ढूंढने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए जो बहुत उससे ज़्यादा ताकतवर थे वह डरता था और वह इसी सोच में ये चाहता था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए या उस ऐसा मालिक मिल जाए जिससे वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। यही सोचकर वो आगे क्या करता है अब हम देखेंगे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. यही सोचकर उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति को अपना मालिक बनाया जाए जो इस पृथ्वी पर ज़्यादा ताकतवर हो, और यही सोचकर वह अपने लिए एक मास्टर ढूंढने लगा। आगे देखिए। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with me. Would you like to be my master, wolf? The wolf agreed and the two of them went on to. वह चलता गया और उसे अपना एक रिश्तेदार, एक बड़ा भेड़िया मिला जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रांग था, उससे ज़्यादा ताकतवर था और भयानक भी था। भेड़िए ने कुत्ते से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कुत्ते ने कहा, मैं अपने लिए एक मालिक की खोज कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे भेड़िया? भेड़िए ने कहा, क्यों नहीं। वो उसके लिए तैयार हो गया और अब दोनों एक साथ चलने लगे। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was surprised. The wolf said, there is a bear out there and he might eat up both of us. वे दोनों चलने लगे एक साथ और तभी अचानक से जो भेड़िया था उसने अपनी नाक उठाई, कुछ सूंघा और जल्दी से अपना रास्ता पलट लिया और जाके घने जंगलों में झाड़ियों के अंदर चला गया। कुत्ते को बहुत आश्चर्य हुआ। भेड़िए ने कहा, देखो यहाँ पर कोई भालू है और यहाँ से चलते हैं, अदरवाइज वो हम दोनों को खा जाएगा। The bear was stronger than the wolf. The dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. They walked and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. यह देखकर कि भालू भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, कुत्ते ने निश्चय किया कि वह उसे अपनी सर्विस देगा और यही सोचकर कुत्ते ने भेड़ी को छोड़ दिया और भालू को अपना मास्टर बना लिया। वे आगे चलने लगे और उन्होंने देखा कि एक गाय का झुंड इधर उधर भाग रहा था, परंतु वह ये जान पाते कि ये क्या है, वो एकदम बहुत भयानक शोर से रुक गए। Cows were running in a panic in all directions. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest. गाय थी, वो जंगल में इधर उधर बहुत ही भयानक रूप से भाग रही थी, परेशान थी और जैसे ही भालू ने उन्हें देखा, वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और जल्दी से जंगल की तरफ भागने लगा। उसने कुत्ते से कहा, मैं यहाँ आया ही क्यों?
यह जंगल का राजा है, शेर जो इस जंगल पर राज्य करता है। He is the strongest beast on the earth. Well, then I will say goodbye to you, Weir. I want a master who is stronger than anyone on earth. कुत्ते ने कहा, वह इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है। अच्छा, ठीक है, तो ओके भालू, मेरी आपसे नमस्ते, बाय बाय। मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ कि जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। और यह कहकर वो कुत्ता भालू को छोड़कर शेर के पास चला गया। And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of. No one dared touch the dog or offend him in any way. और इस तरह से जो कुत्ता था भालू को बाय बाय कह के शेर के पास पहुंचा और उसे अपना मालिक बना लिया। शेर भी इसके लिए राजी हो गया और तब से कुत्ता शेर के साथ रह के उसकी सेवा करने लगा। बहुत बहुत लंबे समय तक उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी और उसे अपनी लाइफ से कोई भी शिकायत नहीं थी। जंगल का कोई भी जानवर उस कुत्ते को परेशान नहीं करता था क्योंकि वो शेर का नौकर था। But one day the two of them were walking side by side along a path when all of a sudden the lion gave a great roar. Then he began to back away very quietly. The dog was surprised. लेकिन एक दिन जब वो दोनों अपने रास्ते किनारे किनारे अपने रास्ते पर जा रहे थे तभी उस शेर ने एक बहुत बड़ी दहाड़ करी और वह जल्दी से अपने रास्ते से वापस चला गया। डॉग को आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ? मेरा मालिक तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, ये किससे डरता है? ये ऐसा कौन है जो इसे डराता है? I smell a man coming this way, the lion said. We had better run for it or we will in trouble. Oh, well, then I will say goodbye to you, dog said. I want a master who is stronger than anyone on earth. शेर ने कहा, मुझे एक मनुष्य की खुशबू आ रही है और ये ज्यादा अच्छा होगा कि हम यहाँ से वापस चले जाएं वरना हमें परेशानी हो जाएगी। कुत्ते ने कहा, ओहो ठीक है, तो अब मेरा तुमसे विदा लेने का समय आ गया है। शेर, मैं ऐसा मास्टर चाहता था कि जो इस धरती पर इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो और वो तुम नहीं हो। ठीक है, मैं तुमसे गुड बाय करता हूँ और मैं मैन के पास जाता हूँ। Off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and no other master. और कुत्ता शेर को छोड़कर मनुष्य के पास आ गया और तब से लेके अब तक वह मनुष्य की बहुत ही वफादारी से सेवा कर रहा है। यह बहुत समय पहले की बात है, परंतु तब से लेके अब तक डॉग यानी कुत्ता मनुष्य का वफादार नौकर है और वह अपने किसी भी मास्टर को नहीं जानता। मुझे आशा है कि आप इस कहानी को अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इसके बाद अब आप इसके वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से लर्न करें और पाठ में दिए हुए वर्ड्स के अर्थ को समझें। इल प्लीज्ड, अनहैप्पी, वंडरिंग, रोमिंग, looking for, searching for, frightened, scared, strong, powerful, kinsman, relative, fiends, strangers, darted, move fast, crept, crawled, surprised, amazed, left, quiet, terrible, horrible, moo, sound made by cow, panic, fear, offend, hard, hastily, quickly, faithfully, loyal, hard, group. आई होप आपको ये वर्ड मीनिंग चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में बहुत मदद करेंगे, इसलिए आप ज़रूर इन्हें लर्न करें। और इसके बाद है एक्टिविटी 1 फॉर यू। आप सभी को ये एक्टिविटी करनी है। कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज फ्रॉम द बॉक्स। आपको इन क्लूज से एक समरी अपने शब्दों में लिखनी है और मुझे सेंड करनी है। मेरी आशा है कि आपको मेरा यह प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा।
अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी बनाई वीडियो पसंद आती हैं, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेके 12 तक इंग्लिश के सारे चैप्टर्स की समरी, स्टोरी और स्पेशली ग्रामर के सारे चैप्टर्स दिए जाएंगे और आपको लिए बहुत ही इजी तरीका अपनाया जाएगा। ठीक है? Okay, then bye, goodbye, have a nice day. Hello student, I'm Pooja Parashar. Once again, I'm come back in our channel Passionators. So students, today I will take a new poem, class 6 NCERT Honeysuckle book, poem 2, The Kite. Let's start what we read in this poem. In this video, we will study about poet, poem introduction, explanation, summary and difficult words. First of all, I will give you introduction of the poet of this poem. That is Henry Van. Henry Van, he was an American screenwriter and a children's author. He was born September 24, 1898, Arizona, United States. He was died on September 6, 1973, Greenwich, United States. His education was graduate from Harvard University in 1922. His important work, he was involved in writing scene and screenplay, including the war film The Big Parade and Hell's Angels. So students, let's start our poem, The Kite. First of all, I give some introduction to this poem. The poet has drawn a beautiful picture of the flying kite through words in this poem. इस कविता में कवि ने बहुत अच्छी पिक्चर के द्वारा उड़ती ही पतंग को चित्रित किया है। उसने बताया है कि न केवल पतंग उड़ाना बल्कि उसे उड़ते हुए देखना कैसा लगता है। We all love to see flying kites. हम लोग उड़ती हुई पतंग को बहुत प्यार करते हैं। But never notice how it's fly. लेकिन हमने ये कभी भी नोटिस नहीं किया कि ये किस तरह से उड़ती है। Through this beautiful picture of a flying kite, the poet is just persuading the readers to fly one and notice its beautiful moves. इस ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर के ज़रिए कवि ने कहा है, उसने बताया है कि एक उड़ती हुई पतंग के मूव्स किस तरह से कवि को आनंदित करते हैं। How bright on blue is a kite when it's new. Start our poem with these 4 beautiful lines. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a deep, it snaps its tail. Some difficult word of these 4 lines. Dive and deep means to go into water with a force and softness together. Snaps means cracking sound. Blue, it is a color, but here it is used for the clear sky without clouds. I hope you can understand these difficult words. Now, explanation of these 4 lines. Kite looks bright on a clear sky when it's fly for the first time. जब कोई पतंग आकाश में पहली बार उड़ती है, खुले आकाश में, नीले आकाश में, तो वो कितनी सुंदर लगती है। It's move with softness and force together at the same time. जो इसके moves हैं, जो इसकी उछल है, बढ़त है, वो कितनी प्यारी लगती है और पूरी फोर्स से जब वो ऊपर जाती है तो कितनी सुंदर
लगती है। टू फ्लाई मेक्स इट्स टेल टू क्रिएट अ क्रैकिंग साउंड इन अ एयर। और जो इसकी पूँछ है, जब पूरे वेग से हवा से ये ऊपर जाती है तो एक फड़फड़ाने की तरह से आवाज़ देती है, जो कि कवि को बहुत प्यारी लगती है। Then shores like a ship with only a sail. You can see sail in these pictures, and here the kite's tail is imagined with the sail of this ship. Then shores like a ship with only a sail, as over tides of wind its right, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind fails. This difficult word is shores, means high, fly high, climbs to go up, sail a cloth on a ship, tides, rising and falling waves, crest, a tuft of a feathers on the head of a bird or animal. Explanation is here of those 4 lines. Such moves help it to float in the sky, just waves rising and falling with the sudden blow of the winds, strong winds. काइट के पतंग के जो मूव्स होते हैं वो उसे आकाश में इस तरह से ऊपर और नीचे ले जाते हैं, जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा की लहरों की तरह पतंग भी आकाश में इसी तरह से गोते लगाती है। It goes up to the highest point in the sky in a wavy manner. यह पतंग आकाश के सबसे ऊंचे पॉइंट पर जाती है और वहां पर हवा के झोंकों के साथ तैरती है। The way a ship moves on the ocean. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक जहाज समुद्र में बहुत दूर तक जाता है। But as soon as the wind slows down, it seems as if it has stopped there to rest. लेकिन जैसे ही हवा ठंडी हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये उसी तरह से शांत हो जाती है जैसे कि हवा पानी का बहाव कम होने पर शिप पानी में रुक जाता है। When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blow and its wing fill and up it goes. It's a difficult word. Slack means loose. When a string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wing fill and up it goes. Here these explanation. When the thread tied to the kite, loosen the flyer, run and roll it back. और जब उस पतंग का धागा ढीला हो जाता है या टूट जाता है, तो जो पतंग उड़ाने वाला होता है वो अपनी चरखी को इकट्ठा करता है और पतंग के पीछे भागता है। He waits till a new breeze blow again and fills its wings with air again to help it fly high. और जब वह पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति उस हवा का इंतजार करता है जिसमें उसकी पतंग आसमान को छुए। यहाँ कहना है कि पतंग जब हवा धीमी हो जाती है और कम हो जाती है तो पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति अपनी चरखी के धागे को नीचे उतारने लगता है और वह उस हवा का इंतजार करता है जो उसकी पतंग को हवा में ऊंचे आकाश तक ले जाए। You can see this picture. This is a torn kite. Old kite hovers on the blue is a kite when it's new, but a regular thing you never will see when it's flaps on a string in the top of a tree. How bright on the blue is a kite when it's new, but a regular thing you never will see when it's flapped on a string in the top of a tree. Explanation. Kite looks very bright and beautiful on a clear sky. It means जब पतंग नई होती है और आसमान में उड़ती है तो वो बहुत प्यारी लगती है। But when it gets strung on a tree top, it gets torn and gives a poor worn out look which is not liked by anyone. परंतु जब यह किसी पेड़ के
टॉप पर, ऊंचाई पर लग जाती है या फंस जाती है तो ये फट जाती है और पुरानी हो जाती है, तब यह पतंग किसी को भी अच्छी नहीं लगती। आई होप आप सभी को मेरी ये पोएम की एक्सप्लेनेशन और समरी पसंद आई होगी। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये पोएम और उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इसे पूरा देखिए और ज़रूर मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपकी तैयारी कैसी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और दूसरे बच्चों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मुझे फेसबुक व्हाट्सएप पर भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर भी पैशनेटर एडटेक का चैनल बना हुआ है, तो वहाँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।